20 साल की खोज के बाद एक अरबपति ने आखिरकार अपने असली माता पिता को खोज निकाला। लेकिन अमीर बनकर जाने के बजाय वह भिखारी के भेष में रिश्तेदारों की नीयत परखने पहुंचा कि क्या वे सिर्फ पैसों की परवाह करते हैं। जब वह अपने माता पिता के घर पहुंचा तो पूरा परिवार उसके दादा के 70वें जन्मदिन का जश्न मना रहा था। 23 साल से लापता बेटा अचानक लौट आया। माता पिता ने उसे गले लगाया, पर भाई भाभी परेशान हो गए। जानू, मैंने इस गरीब परिवार में शादी सिर्फ मुआवजे के लिए की थी, अब ये हिस्सा मांगने आ गया। चांग, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हारे जन्म वाले साल ही इसे तस्करों ने अगवा कर लिया था। ये सुनकर उसकी भाभी अपना आपा खो बैठी। वह इस गरीब परिवार में सिर्फ पुनर्वास के पैसे के लिए शादी करके आई थी और अब उसे लगा कि उसका बिछड़ा हुआ देवर हिस्सा मांगने लौट आया है। उसने माता पिता से जोर देकर कहा कि वे उसे घर से निकाल दें, इससे पहले कि वह दादाजी का जन्मदिन का खाना बर्बाद कर दे। रिश्तेदार भी आपस में फुसफुसाने लगे। 20 साल से भी ज्यादा समय बाद वह लौट कर आया तो एक भिखारी जैसा दिख रहा था। सबको लगा कि वह अपने माता पिता पर बोझ बनने के लिए वापस आया है। अरबपति का दिल धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। ये कोई नहीं जानता था कि उसका सहायक गांव के प्रवेश द्वार पर करोड़ों रुपए के तोहफों के साथ इंतजार कर रहा था। अगर उसके माता पिता बस उसे खाने की मेज पर बुला लेते तो वे उसकी परीक्षा में पास हो जाते। लेकिन जो कुछ उसने देखा उसने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थीं। उसने चुपचाप अपना फोन निकाला और अपने सहायक को मैसेज किया, सारे तोहफे वापस ले जाओ, सब लोग चले जाओ, बस उन्हें 1 लाख युआन दे दो और चले जाओ। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसकी माँ ने उसे रोक लिया। उन्होंने एक बिल्कुल नया स्वेटर निकाला और कहा, तुम अभी अभी घर आए हो, तुम ये फटे पुराने कपड़े नहीं पहन सकते। उन्होंने उससे कहा कि खाने की मेज पर बैठने से पहले कपड़े बदल लें। उसकी माँ को शर्म नहीं थी, बस चिंता थी। 23 सालों तक उसने हर साल स्वेटर बुना, साइज का अंदाजा लगाते हुए और घर लौटने की उम्मीद में। पिता ने उसे स्वेटर पहनने को कहा, यह कहकर कि माँ ने इसे बुनते हुए कितनी बार उंगलियां चुभाई थीं। बिल्कुल फिट बैठने वाले उस स्वेटर ने उसके दिल के चारों ओर बनी हर दीवार को तोड़ दिया। उसके माता पिता का प्यार कभी भी समय या गरीबी की वजह से नहीं बदला था। अपनी माँ के घायल हाथों और अपने पिता द्वारा बचाकर रखी गई खास शराब की बोतल को देखकर उसे एहसास हुआ कि कुछ चीजों को कभी भी पैसों से नहीं तौला जा सकता। लेकिन जैसे ही वह अपने दादा के नाम जाम उठाने ही वाला था, उसकी भाभी अब और सहन नहीं कर सकी। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम सब पागल हो गए हो? उसके हाथ पर तिल होना यह साबित नहीं करता कि वो तुम्हारा बेटा है। बहुत से लोगों के शरीर पर तिल होते हैं, अगर वो कोई ठग निकला तो? तुम क्या कह रही हो? वो मेरा अपना बेटा है। क्या तुम्हें लगता है मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा? तुम उसे 20 साल से ढूंढ रहे हो, तुम्हें इसकी सनक लग गई है। तुम्हें हर कोई अपना बेटा ही लगता है। जुबान संभालो। ये मेरा यांग यांग है, वो मेरा बच्चा है। मैं उसे जानती हूँ। तुम पहले भी गलत थी। उस ज्योतिषी ने कहा था कि तुम्हारा बेटा दक्षिण में है। तुमने वहां जाने में हजारों खर्च कर दिए और क्या हुआ? आज पापा का जन्मदिन है। मैं आज तुमसे बहस नहीं करूंगी, ठीक है? अगर वो सच में मेरा जीजा है तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगी। लेकिन उसे देखो, वो 20 साल से भी ज्यादा समय से गायब था और अब फटिहाल लौट आया है। उसने दादाजी के लिए एक भी चीज नहीं लाई, फिर भी वो मुख्य मेज पर बैठकर उन्हें टोस्ट दे रहा है। ये कैसे स्वीकार्य है? वो सही कह रही है, खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता। सुना तुमने? खाली हाथ लौटकर अपने परिवार का दावा करना हास्यास्पद है। तुम्हारे माता पिता बहुत दयालु हैं, इसलिए शिकायत नहीं करते। लेकिन आज दादाजी का जन्मदिन है, तुम उनके लिए केक भी नहीं लाए और फिर भी उन्हें टोस्ट देने की हिम्मत रखते हो। अपहरण होना तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन अब तुम बड़े हो चुके हो। खाली हाथ घर लौटना काफी अपमानजनक है ना? माँ, आप तो समझदार हैं। आपने उसे 20 साल से भी ज्यादा ढूंढा और वो बिना कुछ लाए वापस आ गया। क्या इससे आपको दुख नहीं होता? यांग यांग, तुम्हारी भाभी पूरी तरह गलत नहीं है। बिना कुछ लाए वापस आना थोड़ा अनुचित था। तो उसके माता पिता भी इन भौतिकवादी रिश्तेदारों से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो भी हो, मैं मना नहीं करूंगा। ये आपने खुद कहा है, चाहे हम कुछ भी मांगें आपको मानना ही होगा। ठीक है, तो मैं कहती हूँ, तुम्हारा छोटा भाई तो शादीशुदा है और तुम भी अब छोटे नहीं रहे। तुम घर बिना गर्लफ्रेंड के कैसे आ सकते हो? क्या सच में? तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुम बिना गर्लफ्रेंड के घर आ गए और अब बच्चे नहीं रहे। बेहतर होगा कि जल्दी से एक ढूंढ लो। इस बार तुम्हें छोड़ देते हैं। इन सालों में मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सपने देखती रही। सपना देखा कि तुम बड़े होकर शादी कर बच्चों संग मुझसे मिलने आए हो। वो सही कह रही है यांग, अब तुम्हें कोई ढूंढ लेना चाहिए। चिंता मत करो, हम दुल्हन की रकम में मदद देंगे। लूच यांग, मेरी शादी का दहेज 2,88,000 युआन था। तुम्हारे भाई को भी शादी में उतना ही मिलना चाहिए। तुम्हें कुछ पता नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। चुप रहो। उनका परिवार पहले से ही मुश्किल में था, फिर भी उसकी भाभी ने इतनी बड़ी दहेज की मांग की थी। उसके माता पिता ने शायद अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी थी। ये दादाजी, मैं बीते 20 सालों से आपकी देखभाल नहीं कर पाया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। क्या दादाजी अब भी मुझे कमतर समझते हैं? यांग यांग, इसे दिल पर मत लो। तुम्हारे दादाजी को 2 साल पहले स्ट्रोक आया था। अब वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा भावनाएं नहीं दिखा सकते या बोल नहीं सकते। वो सिर्फ आवाजें निकाल सकते हैं। असल में वो बहुत खुश हैं कि तुम यहाँ हो। दादाजी कह रहे हैं कि तुम और खाना खाओ। दादाजी, चिंता मत कीजिए, अब से मैं आपकी भरपाई कर दूंगा। यांग यांग, किसी बात की चिंता मत करो, बस यहाँ का आनंद लो। मेरा भाई शांत लगता है, लेकिन उसकी पत्नी बेहद भौतिकवादी है। मेरे चाचा और चाची भी ऐसे ही हैं। मैं अभी तक अपनी असली पहचान उजागर नहीं कर सकता। मुझे इंतजार करना होगा और देखना होगा कि वे कितनी दूर तक जाते हैं। आजकल कौन इतनी जर्जर हालत वाले घर में रहता है? शायद मेरे माता पिता ने मेरे भाई की शादी और दहेज में सब कुछ खर्च कर दिया, इसलिए घर की मरम्मत के लिए कुछ नहीं बचा। माँ पापा, क्या आप यहीं सोते हैं? इस कमरे में बहुत खराब बदबू आ रही है। पापा, भाई कहाँ सोएगा? यांग यांग,
फिलहाल ड्राइंग रूम में छोटे फोल्डिंग बेड पर सो सकता है, मैं उसे लगा दूंगा। यांग यांग, मैंने कल ही बिस्तर की चादरें धोई थी, वो साफ हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ड्राइंग रूम बहुत छोटा है। जब हम उठेंगे या बाथरूम जाना होगा तो बहुत असुविधा होगी। तो फिर तुम्हारा भाई कहाँ सोएगा? बाहर बहुत ठंड है, हम उसे आंगन में तो नहीं सुला सकते। बिल्कुल सही, वो आखिरकार घर आया है, उसे ड्राइंग रूम में ही सोने दो और एक रात जैसे तैसे काट लेगा। तुम इसमें मत पड़ो, हम मुख्य बेडरूम में सो रहे हैं, उसके लिए ठीक बाहर सोना अजीब लगेगा। ऐसा करो, तुम एक रात के लिए सुअर के बाड़े में रह सकते हो। घर छोटा है तो तुम्हें जैसे तैसे एडजस्ट करना ही पड़ेगा। क्या कह रहे हो तुम? बाहर बहुत ठंड है, वो सुअर के बाड़े में कैसे सो सकता है? क्यों नहीं, सुअर तो वहां आराम से सो लेते हैं। वो तो इससे भी बुरा झेल चुका है, एक रात तो वो संभाल ही लेगा। मेरी भाभी भले ही भौतिकवादी हो, लेकिन मेरे माता पिता मेरा साथ देंगे। उन्होंने डिनर पर मेरा पक्ष लिया था। वो मुझे सुअर के बाड़े में सोने के लिए कभी नहीं कहेंगे। सुअर का बाड़ा इतना भी बुरा नहीं है, वहाँ हवा अच्छी आती है, बदबू नहीं है, और ये कमरे से ज्यादा बड़ा है। वैसे भी बाड़ा खाली है, यहाँ लोग कभी कभी खलिहान या शेड में भी सो जाते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है ना यांग यांग? वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या मेरे माता पिता ने सिर्फ दिखावे के लिए डिनर पर मेरा पक्ष लिया था? तुमने सुन लिया, सुअर का बाड़ा तुम्हारे लिए एकदम सही है। लूचियांग, अपने भाई के लिए थोड़ा और भूसा बिछा दो। माफ करना भाई, आज रात बस सह लो, कल कुछ ना कुछ कर लेंगे। बचपन में तो सबने सुअर के बाड़े में खेला है, इसे अपना बचपन दोबारा जीने जैसा समझो। ठीक है। तो घर पहुंचते ही मेरे माता पिता की कोई चलती ही नहीं थी, उन्हें अब भी मेरी भाभी की बात माननी पड़ती थी। मुझे सुअर के बाड़े में सुलाना शायद मुझे मेरी औकात दिखाने का उनका तरीका था। यांग यांग, बाहर बहुत ठंड है, तुम कहाँ जा रही हो? माँ, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मुझे नहीं लगता कि मैं सुअर के बाड़े में सो पाऊंगी। यांग यांग, तुम गलत समझ रही हो, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम सुअर के बाड़े में सो। चांग, तुम जवान हो और स्वस्थ भी, तुम वहां जाकर सो। क्या? तुम्हारे भाई ने पहले ही बहुत कुछ सहा है। आखिरकार घर लौटने के बाद हम उसे सुअर के बाड़े में कैसे सुला सकते हैं? तुम उसके छोटे भाई हो, तुम जाओ। पापा, आप चांग को सुअर के बाड़े में कैसे सुला सकते हैं? उसे कल काम पर जाना है, अगर वह बीमार पड़ गया तो। मैं तो शुरू से ही चांग की बात कर रहा था, तुमने किसे समझा था? पापा, आज की रात अलग है, वैसे भी चांग सुअर के बाड़े में नहीं सो सकता। ये बात सही है, अगर चांग सुअर के बाड़े में सोए, उसकी पत्नी बेडरूम में रहे और यांग यांग लिविंग रूम में सोए, तो ये ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। लोग बातें बनाएंगे, हमें उन्हें मौका नहीं देना चाहिए। इसका बस एक ही हल है, तुम चांग के साथ सुअर के बाड़े में जाकर सो सकते हो। क्या? मैं भी।